एक बहुत ही बुरी और दर्दनाक खबर है। खबर मुंबई की कैंपा कोला सोसाइटी से है। कैंपा कोला सोसाइटी में रहने वाले 102 परिवार आज शाम पूरी तरह से बेघर हो गए। अब उनके पास ना कोई ठिकाना है और ना ही कोई उम्मीद की किरण बची है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट से बार बार गुहार लगाने के बाद भी उन्हें निराशा हाथ लगी है। बिल्डर ने कानून तोड़ा, सारे के सारे घर खरीदने वालों से उसने धोखाधड़ी की बात छिपाई, लेकिन आखिरकार जब इस घर पर, इस सोसाइटी पर हथौड़ा चलेगा तो बिल्डर का कुछ नहीं जाएगा, उस पर सिर्फ जुर्माना होगा, लेकिन यहां रहने वाले 102 परिवार बेघर हो जाएंगे। घर छोड़ के जाएंगे नहीं, घर की चाबी देंगे नहीं, मरेंगे यहीं। जो हम मांग रहे हैं, कोई भीख नहीं मांग रहे, अपना हक और न्याय मांग रहे हैं। समंदर के सरहदी तटों पर बसी मुंबई के पॉश इलाके वर्ली में खड़ी ये बहुमंजिली इमारत अगर बेजुबान ना होती तो आज अपनी बदकिस्मती पर जरूर रो रही होती। बेशक ईंट, पत्थर, सीमेंट और लोहे से बनी इस इमारत की रगों में खून ना दौड़ता हो, लेकिन इसमें रहने वाले 102 परिवार बेजुबान कैसे बने रहते। सिर से छत का साया हटा, आशियाने का आसरा हटा, बेघर होने की नौबत आई तो कैंपा कोला सोसाइटी की सीमाओं से आक्रोश के सुर गूंजते चले गए। अगर आपको लगता है कि मुंबई में एक आम आदमी के लिए किराए का घर लेना, इतनी पूंजी जन्म करके पहले घर खरीदो, फिर धक्के मार के निकालो, फिर हम किराए के घर पे जाए, हमारी में तो इतनी ताकत ही नहीं भाई साहब। पर हम लोग घर छोड़ के जाएंगे नहीं, घर की चाबी देंगे नहीं। अगर वो लोगों ने घर से निकाल भी दिए तो हम लोग नीचे टेंट में रहेंगे, पर अपना घर छोड़ के नहीं जाएंगे, यहीं मरेंगे यहीं। शाम 5 बजते ही कैंपा कोला सोसाइटी के 102 अवैध फ्लैट खाली करने की समय सीमा खत्म हो गई। इधर समंदर में सूरज ढला और उधर 102 परिवारों की उम्मीदें भी अस्त हो गईं। अदालत ने अवैध फ्लैट के मालिकों को चाबी बीएमसी के सुपुर्द करने का आदेश दे रखा है, लेकिन ये आदेश बेघर होने के खौफ के आगे पौना साबित हो रहा है। लोग अड़े हैं, कह रहे हैं चाहे सर फूटे या माथा, चाहे डंडे चले या गोलियां, आशियाने को तो अलविदा नहीं कहेंगे। कैंपा कोला सोसाइटी का भविष्य क्या होगा? 102 अवैध फ्लैट का क्या होगा? उन फ्लैट में रहने वाले 102 परिवार का क्या होगा? और सबसे बड़ा सवाल तो ये, अब बीएमसी क्या करेगी? लंबे संघर्ष के शंखनाद के साथ कैंपा कोला सोसाइटी के सैकड़ों बाशिंदे अपने नए मोर्चे पर डट चुके हैं। वो घर की बुनियाद पर जान कुर्बान देने की चेतावनी दे रहे हैं, तो अदालती आदेश से बंधी बीएमसी के हाथ पांव फूल रहे हैं। बीएमसी ने फ्लैट खाली करने का आदेश तो पहले ही इमारत पर चस्पा कर दिया था। अब अतिरिक्त म्युनिसिपल कमिश्नर मोहन अदतानी के हवाले से ये खबर आ रही है कि कार्रवाई की प्रक्रिया 17 जून से शुरू की जाएगी, यानी 5 दिन बाद। लेकिन इस खबर की उन लोगों के लिए कोई अहमियत नहीं जो अब आशियाने की जंग को अंजाम तक पहुंचाने की तय कर चुके हैं। जो हमें घर से बाहर निकालना चाहते हैं, वो एक दिन घर से बाहर रास्ते पे रह के देखे और उनकी क्या हालत होती है। हम कहीं नहीं जा रहे, क्योंकि जगह हम जाना चाहे तो भी नहीं जा सकते, हमारे पास कोई जगह नहीं है जाने के लिए। मेरे हस्बैंड के, हमके सबके माँ बाप गुजर चुके हैं, कोई हमारे घर में है नहीं, हम जाएंगे कहाँ? किसी रिलेटिव के घर आप 1 रात गुजार सकते हो, 2 रात गुजार सकते हो, 4 रात गुजार सकते हो, जिंदगी तो किसी रिलेटिव के घर में नहीं गुजार सकते हो ना। तो हम यही है। जब बिल्डिंग को एक दिन में तो बनती नहीं है, ये इतने दिन 3 साल बिल्डिंग बनने को गया, तब उसको उनको रोकना चाहिए था, तब उनको पुलिस को बुला के इसको स्टॉप वर्क कराना चाहिए था। एक नोटिस दे दी, बोल दिया हमने तो नोटिस दे दी, अभी जैसे कैसे ये लोग तोड़ने के लिए आते हैं, उस टाइम पे तोड़ते तो हम लोग को ये सब प्रॉब्लम नहीं होती थी। जिस बीएमसी की आंख, कान और नाक के नीचे अवैध निर्माण होता रहा, वो कुंभकर्णी निद्रा में सोती रही, वही बीएमसी अब कानून की लाठियां बरसाएगी। जिन्हें कटघरे में होना चाहिए वो कार्रवाई के डंडे चलाएंगे। ये माना कि फ्लैट खरीदने से पहले तहकीकात करने की जिम्मेदारी खरीदारों की बनती है, लेकिन वो कैसे बच सकते हैं जिनके कंधों पर अवैध निर्माण ना होने देने का जिम्मा है? सवाल ये भी है कि क्या देश की अदालतें इस इमारत को गिरा देने के अलावा किसी और विकल्प पर विचार नहीं कर सकती? दीपक दुबे के साथ अविनाश पांडे, मुंबई, न्यूज़ 24।
वैसे तो आप कई महीनों से बल्कि कई सालों से लगातार सुनते आ रहे होंगे कैंपा कोला सोसाइटी के बारे में, लेकिन आपको फिर भी एक बार फिर से याद दिला देते हैं कि आखिर ये पूरा मामला क्या है। एक बिल्डर कानून तोड़ता है, बीएमसी आंखें मूंद लेती है। बिल्डर अपने खरीदारों को नियम तोड़ने के बारे में, धोखाधड़ी के बारे में कोई जानकारी देता नहीं है और आखिरकार अपने जीवन भर की कमाई एक साथ अपने हाथों में लेकर बिल्डर के हाथों में जो लोग सौंपते हैं एक घर के लिए, वो आखिरकार ठगा महसूस करते हैं। सबसे बड़ी तो मेरे को दिन रात दवाई की चिंता लगी रहती है कि दवाई के बिना वो एक दिन दवाई नहीं लेते हैं, बेहोश हो जाते हैं। 3 दिन से उन्होंने खाना नहीं खाया। आज मैंने फिर रात से मेरी तबीयत खराब हो गई कि मैं यहाँ क्यों आई, मकान को लेके क्या करूँगी। उसका क्या होगा, अब तो सूखेंगे ही, जैसे हम सूख गए वैसे पौधे भी मरेंगे और तो कुछ दूसरा चारा नहीं लग रहा है। हाँ रखिए मम्मा, ये सामान नहीं है, ये हमारे 25 साल की यादें हैं जो हमसे वो कहा जा रहा है कि आप समेटे और प्लीज अपने घर से गेट आउट हो जाए। इतनी कैपेसिटी नहीं है कि हम दूसरा फ्लैट आज के टाइम में ले सकते हैं। ना हमारा बिजनेस है, ना हमारे बच्चे इतनी सैलरी है कि हम बच्चा भी हमारा कहीं ले सकता है। इतना बड़ा घर, इनकी मेहनत की कमाई, सब कुछ बर्बाद हो गया। सारी जिंदगी तो समझो ये घर में आधा जिंदगी तो चले गए। हमारा ये उम्र हो गया, हम लोग कहाँ जाएंगे ये घर छोड़। तिनका तिनका जोड़कर जिस आशियाने को सहेजा संवारा, उसी आशियाने से बेदखल होने की नौबत आई तो कलेजा हाहाकार कर उठा। जिम्मेवार कौन है, इस बहस को थोड़ी देर के लिए हाशिए पर धकेल दीजिए तो आप उन लोगों के दर्द को शायद शिद्दत से महसूस कर सकेंगे जिनके सर से आज छत का साया उठा, जो एक अदद घर के मालिक से आज बेघर हो गए और दर दर भटकने को मजबूर हो गए। आशा अंदियाल, मोहम्मद इलियास, मंजू राठी, सुशील राठी, कला सिंह। नाम अलग, चेहरा अलग, उम्र की दहलीज भी अलग, लेकिन इन सबकी जिंदगी में आज की शाम एक अजीब सी उदासी छोड़ गई, एक घना अंधेरा छोड़ गई। 96 फ्लैट्स पर आज कानून का हथौड़ा चला। चंद दरवाजों के भीतर हमने भी झांका, चंद जिंदगी में आए बवंडर को हमने भी करीब से देखने की कोशिश की। इनकी पीड़ा, इनकी बेबसी और यहाँ तक कि अतीत की एक गलती पर घर गंवाने के पछतावे को महसूस किया। तो चलिए सबसे पहले आपको 91 साल के बुजुर्ग आशा अंदियाल के घर ले चलते हैं, जो घर खाली करने के सदमे के बाद खुद अस्पताल में है और बेटी खुद को सहेजने की जद्दोजहद कर रही हैं। बेटी की पढ़ाई इसी घर में हो गई, वो डॉक्टर हो गई, उसकी शादी हो गई, उसको बेटी हो गई, उसका नेमिंग सेरेमनी इस घर में हुआ। कितनी तो भी पार्टियां हो गई, लोगों को हमने बुलाया, दावत दी है, दिवाली की सेलिब्रेशन हो गई, लेकिन लास्ट 2 साल से कुछ भी नहीं हुआ। 2 साल से हम दिवाली भी नहीं मनाई। इतनी दुख भरी अवस्था है हमारी। हमारे सीएम ने ऐसी अवस्था में एक दिन भी काट के बताया तो मैं समझ जाऊंगी कि इसका दुख कुछ भी नहीं है। ये तो एक घर की कहानी हुई, लेकिन इस दर्द का इंतहा नहीं है। एक घर से दूसरे घर में झांकने की कोशिश की तो यही समझा कि सिर्फ किरदार बदला, कहानी वही की वही रही। ये जो आप हाल देख रहे हैं ये कमोबेश हर उस घर का है। हर घर में ऐसी ही दुश्वारियां, परेशानियां हैं, लेकिन बीएमसी जो है वो अड़ी हुई है कि शाम तक चाबियां दे और इन सभी लोगों को घर से बेदखल किया जाए। इस तरह से हमें बेघर किया जा रहा है। हम इतने 25 सालों से ये घर बसाया है मेरी मम्मी ने, छोटी छोटी चीजें यहाँ वहाँ सब लेके हम कहाँ जाएंगे, कहाँ रखिए हम अम्मा। ये सामान नहीं है, ये हमारे 25 साल की यादें हैं जो हमसे वो कहा जा रहा है कि आप समेटे और प्लीज अपने घर से गेट आउट हो जाए, जो बहुत ही गलत है, बहुत ही अमानवीय व्यवहार हुआ जा रहा है हमारे साथ। लोग कहते हैं ना चैरिटी बिगिंस एट होम। आज बीएमसी कहती है कि ये अवैध है, तो आदर्श सोसाइटी भी तो अवैध है, तो आप पहले वहाँ से क्यों नहीं चालू करते, उसको क्यों नहीं तोड़ते? वहाँ तो कोई रह भी नहीं रहा। यहाँ लोगों को आप घर से निकाल के तोड़ना चाहते, पहले उसको तोड़िए। एक घर से दूसरे घर और दर्द का बड़ा होता दायरा। अपना घर, अपनी छत छिन जाने के एहसास के बाद ये लोग अपने भविष्य को लेकर गहरे अंदेशे में नजर आए। हम 67 एज हो गया और पूरा जिंदगी का कमाई से ये फ्लैट में लिया है और यहाँ पे मैं 26 साल से है। तीनों बच्चा का शादी हुई है, पोता पुतली सब हुई है। अब बच्चा लोग बड़ा लड़का छोड़ के हमारा उधर चला गया जेजे हॉस्पिटल का पास। अभी हम दोनों इधर मियाँ बीवी है, मिसेस का तबीयत भी बराबर नहीं है।
हाँ, अभी हम जाएगा कहाँ पे? जाने का कोई रास्ता भी नहीं, पैसा भी नहीं है। आज बम्बई में फ्लैट लेने के मामूली बात है। पहला जमाने में था 2 लाख 1 लाख में फ्लैट मिलता था, अभी 2-2 3-3 करोड़ में फ्लैट मिलते हैं। और अभी उम्र हो गई, रिटायर करने का, हमारे पास कमानी नहीं है, तो हम जाएगा बिल्कुल। मैं यहाँ से जाने वाला भी नहीं है और जाएंगे ही नहीं घर से। हम जाएंगे तो अभी नीचे उतरेंगे तो हम रोडों पर ही आ जाएंगे, रास्तों पर ही आ जाएंगे, मगर हम घर से उड़ेंगे, हम घर में ही रहेंगे। लेकिन कानूनी कार्रवाई होगी, पुलिस आएगी, आपको लेके जाएगी। हम आके बोलेंगे ना उन लोग को, भाई हम लोग को यहाँ खत्म कर दो, अपने घर में खत्म कर दो तुम लोग, कम से कम हमारा टेंशन तो खत्म हो जाएगा एकदम से। इस सोसाइटी के 120 परिवारों के सामने अब एक ही सवाल, आगे क्या होगा? वो कहां जाएंगे, कहां रहेंगे? 120 परिवारों में कई घर ऐसे भी हैं जहां खर्च का जिम्मा बुजुर्ग कंधों पर है। हम ऐसी ही एक महिला से मिले जिनके पति किडनी के मरीज हैं और बिस्तर पर लेटे रहने को मजबूर हैं। इनके पति जो हैं वो किडनी पेशेंट हैं और 50% उनकी किडनी जो है वो खराब हो चुकी है। और जिस वक्त ये हादसा हुआ, अब फिलहाल वो मुंबई में नहीं है, उनका इलाज चल रहा है। और ये जो फ्लैट है जहां पर इस वक्त मैं बैठा हूं, ये फ्लैट के किराए से उनका इलाज होता है। अगर ये फ्लैट तोड़ दिया गया तो ना ही उनका इलाज हो पाएगा और ना ही उनके लिए या उनके परिवार के लिए खाने पीने का भी कोई बंदोबस्त हो पाएगा। मेरे साथ में राठी जी मौजूद हैं, मैं उनसे बात करूंगा। आंटी जी, ये बताइए कि ये फ्लैट ही आपका एकमात्र कमाई का जरिया है? ये फ्लैट ही मेरा एकमात्र करेगा, इसी के किराए से ही मेरा घर का खर्चा चलता है, मेरे हस्बैंड की बीमारी का खर्चा चलता है, और मेरे बच्चे को पढ़ाई के लिए भी पैसे भेजने पड़े, तो इसी अभी ये नहीं, मेंटेनेंस किससे देंगे? ये कुछ मेंटेनेंस तो पता नहीं, फ्लैट ही नहीं रहेगा तो मेंटेनेंस क्या आएगा? पर एग्जैक्ट तो रोटी और कपड़ा और ये बीमारी का ये पैसे कहाँ से लाने रहे? मर्म को छू जाने वाले ऐसे तमाम दास्तान कैंपा कोला सोसाइटी की सरहदों में गूंजते रहेंगे जब तक इन्हें इस मुकाम तक पहुंचाने के असली मर्ज का इलाज नहीं हो जाता। अविनाश पांडे के साथ दीपक दुबे, मुंबई, न्यूज़ 24। तो सारी धोखाधड़ी बिल्डर ने की है, कानून तोड़ा, लोगों को बेवकूफ बनाया और कहीं ना कहीं बीएमसी से साठ काट भी की। आप कह सकते हैं कि इन लोगों ने अपने अपने फ्लैट खरीदने से पहले इस बात को सुनिश्चित क्यों नहीं किया कि कहीं बिल्डर कानून तो नहीं तोड़ रहा है। ठीक है, मान सकते हैं, लेकिन बीएमसी की कितनी जिम्मेदारी है? बीएमसी, बृहन मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, जिसे पूरी क्लियरेंस देनी होती है इस तरह की सोसाइटीज के लिए, वो क्यों आंखें बंद किए रही? देखिए। हमें न्याय चाहिए, हमारे अच्छे दिन आएंगे। आक्रोश की ये आवाज कैंपा कोला सोसाइटी की सरहदों से बाहर निकलकर एक सवाल की शक्ल में हमारे सामने खड़ी है। ये दलील दी जा सकती है कि आखिर बिल्डर से अवैध फ्लैट खरीदने के पहले खरीदारों ने पूरी पड़ताल क्यों नहीं की। दलील ये भी दी जा सकती है कि अगर अवैध निर्माण पर हथौड़ा चलाने की हिम्मत नहीं दिखाई गई तो गैर कानूनी इमारतों को खड़ी होने से कैसे रोका जा सकेगा। इन तमाम सवालों के जवाब आपको खुद ब खुद मिल जाएंगे जब आप 102 अवैध फ्लैट बनने के पीछे की कहानी जानेंगे। तो पहले ये समझने की कोशिश कीजिए कि आखिर ये विवाद क्या है। 1981 में कैंपा कोला की जमीन पर बिल्डिंग बनाने की इजाजत 3 बिल्डर्स यूसुफ पटेल, बीके गुप्ता और पीएसबी कंस्ट्रक्शन को मिली। 1983 में बिल्डर ने 5-5 मंजिलों की 9 इमारत बनाने का प्लान बीएमसी को सौंपा, जिसे मंजूरी मिल गई। लेकिन फिर बिल्डर ने प्लान बदलते हुए ज्यादा मंजिलों का प्लान बीएमसी को दिया, जो नामंजूर हो गया। फिर 5 मंजिल की मंजूरी के हिसाब से बिल्डर ने निर्माण कार्य शुरू किया, लेकिन बीएमसी के नोटिस के बावजूद बिल्डर ने अवैध रूप से कई फ्लैट्स बना डाले। 1989 तक सारी बिल्डिंग बनाकर बिना लोगों को फर्जीवाड़े की बात बताए सारे फ्लैट बेच डाले। जब फ्लैट बिक गए तब बीएमसी ने अपनी रिपोर्ट दी और कहा कि बिल्डर ने गैर कानूनी निर्माण किया है। मामला कोर्ट पहुंचा, पहले सिविल कोर्ट, फिर हाई कोर्ट और अंत में सुप्रीम कोर्ट। लेकिन उन लोगों को कोई राहत नहीं मिली जिन्होंने अपनी जिंदगी भर की कमाई आशियाना लेने में लगा दी थी। सवाल यह है कि आप और हम जैसे आम लोग अगर किसी बिल्डिंग या फ्लैट की वैधता की जानकारी लेना भी चाहें तो क्या ये मुमकिन है? एक इमारत के निर्माण में तमाम तरह के क्लियरेंस की जरूरत पड़ती है। एक नहीं, कई विभागों की भूमिका बनती है। क्या एक आम खरीदार के लिए तमाम विभागों के चक्कर काटना मुमकिन है? सत्ता, सिस्टम और सरकार, तीनों में इतने छेद हैं कि अगर आम खरीदार कानूनी पड़ताल में लग जाए तो अपने घर का सपना शायद ही कभी साकार कर पाए।
ये सच भी आपके सामने है कि ऐसे मामलों में सियासी पार्टियां साथ खड़ी भी होती हैं, तो उनका मकसद कुछ और होता है, जैसा कि इस मामले में भी हुआ। हमने एक ही प्रार्थना की है विभिन्न अधिकारियों से, कल मैंने चर्चा की, आज भी कर रहा हूं, हम किसी को घर नहीं दे सकते हैं तो मुंबई के 22 में उसको बेघर करने का राज्य सरकार को एक नए पैसे का अधिकार नहीं है। तो बीजेपी को 102 परिवारों की याद तब आई जब सुप्रीम कोर्ट ने फ्लैट गिराने का आदेश जारी कर दिया। सवाल यह है कि अब तक बीजेपी कहां थी? और उससे भी बड़ा सवाल ये, जब अवैध निर्माण हो रहा था तब बीएमसी कहां थी? जब पुलिस, प्रशासन और अदालत की आंखों के नीचे बिल्डर अवैध फ्लैट बेच रहा था तब सबके सब कहां थे? पुलिस और बीएमसी के अफसरों ने तब बिल्डरों को अवैध फ्लैट बनाने से क्यों नहीं रोका? क्यों नहीं आम लोगों को प्रशासन की तरफ से अवैध फ्लैट न खरीदने के लिए आगाह किया गया? इसकी सूचना आम लोगों को क्यों नहीं दी गई? फ्लैट बेचने से पहले ही बिल्डरों पर नकेल क्यों नहीं कसी गई? अब बिल्डरों पर जुर्माना लगा देने से क्या सब कुछ ठीक हो जाएगा? सच तो यही है कि बिल्डरों का तो कुछ नहीं होगा, लेकिन उन 102 परिवारों का क्या होगा जो अब बेघर हो जाएंगे?